राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा। अब आएगा खाने में असली स्वाद। ट्राई कीजिए। रायब्रो, क्वालिटी का प्रतीक, पिछले 15 वर्षों से आपके परिवार का भरोसेमंद साथी। जल बाथ फिटिंग्स ट्रूली वर्ल्ड क्लास, लेकिन है पूरे इंडियन। जल, जॉय ऑफ इंडिया। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। आपके ऐश्वर्य से ही है हमारी प्रगति। हम हैं एशप्रा जेम्स एंड जूस, 80 वर्षों से परंपरा विश्वास की। और 9 AM एंड क्रीमोस रेंज ब्रेकफास्ट को बनाए क्रीमी एंड टैंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज ज्ञान और वैराग्य की देवी सरस्वती की आराधना का दिन बसंत पंचमी है। मौके पर माघ मेले का चौथे शाही स्नान की शुरुआत हो गई है। तो वहीं वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक यानी कि वृंदावन कुंभ का शुभारंभ भी आज होगा। तीनों अन्य अखाड़ों के ध्वजारोहण के साथ ही कुंभ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज बसंत पंचमी का पावन दिन है और आज माघ मेले का चौथा शाही स्नान है और इसको लेकर श्रद्धालु सुबह से ही अलग अलग नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं वृंदावन कुंभ का आज से शुभारंभ हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। प्रयागराज के माघ मेले में आज चौथा पवित्र स्नान पर्व है। बसंत पंचमी के स्नान पर्व के मौके पर संगम के घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी में स्नान बेहद फलदायी माना जाता है। बसंत पंचमी का पर्व पड़ने से मंगलवार के दिन इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। एक अनुमान के अनुसार करीब 25 लाख श्रद्धालु आज संगम में डुबकी लगाएंगे। आज के दिन के लिए मेला प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। घाटों पर पुलिस और SDRF की तैनाती कर दी गई है, जबकि घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग्स भी कर दी गई है। CCTV कैमरे और ड्रोन से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। ATS, BDS, RAF, PSC और सुरक्षा एजेंसीज मेले में चप्पे चप्पे पर तैनात है, जबकि सभी 16 एंट्री पॉइंट्स पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो आज से वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक यानी कि वृंदावन कुंभ की शुरुआत हो रही है। तीनों अन्य अखाड़ों के ध्वजारोहण के साथ ही वृंदावन कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। वृंदावन कुंभ में पहला शाही स्नान 27 फरवरी, दूसरा 9 मार्च, तीसरा 13 मार्च को होगा, जबकि शाही परिक्रमा 25 मार्च को होगी। 25 मार्च को ही सभी संत और सभी अखाड़े हरिद्वार कुंभ कूच करेंगे। तो आज से वृंदावन कुंभ का शुभारंभ और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तीनों अन्य अखाड़ों के ध्वजारोहण के साथ ही कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा। पहला शाही स्नान 27 फरवरी को होना है। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। मथुरा से मेरे साथ मेरे सहयोगी कन्हैया मौजूद है। इसके अलावा प्रयागराज से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद कुरहान मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मथुरा का रुख करना चाहूंगी। वहां पर क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप? कुंभ मेले की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर कन्हैया किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि वृंदावन कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की तैयारियां काफी समय से चल रही थी। अभी CM योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में आए थे, जिन्होंने यमुना की आरती की और साथ ही साथ कुंभ मेला स्थल पर पहुंचकर कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया। तो काफी समय से वृंदावन कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही थी और जिससे अमली जामा पहनाया गया है और भव्य रूप उसे देने का एक प्रयास किया गया है। यमुना तट पर 5 घाट बनाए गए हैं, जिसमें से 1 घाट पक्का बनाया गया है, 4 घाट पक्के कच्चे बनाए गए हैं। जो पक्का घाट बनाया गया है, सभी तीनों अखाड़ों के जो संत महंत यहाँ पर आएंगे और सभी का शाही स्नान इसी अखाड़े के ये जो घाट है यहाँ पर होगा और बहुत भव्य कुंभ बनाया गया है। पूरा जो क्षेत्र है यमुना किनारे का उसे आरक्षित किया गया है। अब ये परमानेंट कर दिया गया है कि जब भी कुंभ या कोई भी धार्मिक आयोजन होगा तो इसी क्षेत्र में होगा
और बड़ा विशाल एक क्षेत्र आवंटित किया गया है और बड़ी तैयारियां जोरों से हैं। आज करीब 9 बजे ये सब तैयारियां शुभारंभ होंगी, क्योंकि आज से बसंत पंचमी के दिन से ही आज वृंदावन पूर्व कुंभ वैष्णव बैठक का शुभारंभ हो जाएगा और सभी तीनों अखाड़े ध्वजारोहण करेंगे और वृंदावन की परिक्रमा के साथ ही कुंभ वैष्णव बैठक का आज शुभारंभ माना जाएगा। जी, जाहिर तौर पर तो अपने आप में आज का दिन बेहद खास है और जिस तरीके से आप जिक्र करें कन्हैया कि क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे थे और खुद उन्होंने निरीक्षण भी किया था। 2 महत्वपूर्ण बात जिसका सीएम ने भी जिक्र किया था, एक तो स्वच्छता, इसके अलावा सुव्यवस्था। उन्होंने कहा था कि हर बार जब कुंभ का आयोजन होता है तो सरकार का फोकस होता है कि इन दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। इस बार जो वृंदावन कुंभ यहाँ पर होना है, इसमें इन चीजों के अनुरूप वहां पर और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रशासनिक अमले के द्वारा, कन्हैया? ये आपको बता दें, सबसे पहले तो कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जो व्यक्ति साधु यहाँ पर आ रहे हैं, मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल की व्यवस्था भी कुंभ मेला क्षेत्र में की गई है। कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, सब लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट सबको मास्क भी उपलब्ध करा रहा है, तमाम एनजीओ इस ओर काम कर रही है। साथ ही साथ यमुना की बात सीएम ने मंच से की थी कि यमुना शुद्धिकरण को लेकर उन्होंने मंच से कहा था कि दिल्ली सरकार यमुना को वहां से शुद्ध कर दे तो बाकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो यमुना शुद्धिकरण के लिए भी एक विशेष तौर पर काम किया जा रहा है। तमाम जो मंत्री कुंभ मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, जिनको दिशा निर्देशन दिए गए हैं कि वो कुंभ मेला क्षेत्र में हर चीज पर नजर रखें, उनसे भी यमुना शुद्धिकरण के लिए कार्य करने और सभी लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि वृंदावन कुंभ वैष्णव बैठक में जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे तो वृंदावन के सभी प्रमुख संत और यहाँ के साधुओं से उन्होंने मुलाकात की, अपने हाथों से सभी को भोजन परोसा और उनके साथ एक स्पेशल बैठक की और उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी ली। तो सभी लोगों से जो साधु संत यहाँ पे वृंदावन के थे उनसे कहा कि अगर वैष्णव कुंभ बैठक में आपको किसी भी अनियमितता या किसी भी समस्या की अगर आपको जानकारी मिलती है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी जाए और व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया जाए। उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की कि सभी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की जरूरत है, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज का एक बार रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद इस वक्त मौजूद है। मोहम्मद, आपके पीछे मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। जरा और तस्वीरें दिखाइएगा और ये बताइएगा कि आज के शाही स्नान के मद्देनजर वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो है बसंत पंचमी का मौका है, चौथा माघ मेले का स्नान पर्व है। आज की अगर बात करें तो आज के स्नान पर्व का बेहद खास महत्व माना जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से संगम के अलग अलग जो तट हैं वहां पर पहुंचे हैं और आस्था की जो डुबकी है, संगम के अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं वहां जी ठीक है, यानी कि जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी वहां पर लगा रहे हैं और इसको लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम तरह के कदम वहां पर उठाए गए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई देखते हुए पहले भी तमाम तरह के इंतजामात किए गए थे, लेकिन क्योंकि आज बसंत पंचमी का पावन दिन है और ऐसे में आज के दिन भी स्नान की एक अलग महत्ता है और इसी वजह से जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर स्नान कर पाए, इसको लेकर भी वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शूटर गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर केस में आज पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। इस पूरे मामले में कल कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। उधर गिरधारी विश्वकर्मा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 गोली लगने की पुष्टि हुई है। एक गोली बाईं तरफ सीने में जबकि दूसरी गोली बाईं तरफ जांघ में लगी है। बताते चले आपको कि इस मामले में कोर्ट में दाखिल याचिका में एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि गिरधारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की गई, जिस पर कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ केस की जांच कर रहे अधिकारी से भी रिपोर्ट तलब की है। तो अब ये पूरा मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। गिरधारी एनकाउंटर केस में कोर्ट में पुलिस अब क्या रिपोर्ट पेश करती है, क्योंकि यहां पर जो बात कही जा रही है, जो याचिका दायर की गई है उसमें इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए हैं, हत्या बताया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें इस बात का जिक्र है कि दरअसल जो गिरधारी विश्वकर्मा जिसको लेकर पुलिस जा रही थी उसने भागने की कोशिश की, वहां पर पिस्टल छीनकर फायरिंग उस ओर से की गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गिरधारी की मौत हुई है, ये बात कही गई है। और अब ये पूरा मामला
कोर्ट में पहुंचा है। विशाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। विशाल, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि सियासत भी बीते दिनों बहुत ज्यादा हुई, लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। देखिए, बिल्कुल आज गिरधारी मामले को लेकर विवेचक की तरफ से आख्या जो है वो सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। जो विवेचक हैं प्रभारी विभूति खंड, वो आज पूरी आख्या जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। क्योंकि गिरधारी मामले को लेकर ये अर्जी डाली गई थी कोर्ट में गिरधारी के वकील की तरफ से कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। ऐसे में जो पोस्टमार्टम है उसका जो है उसकी रिपोर्ट जो है सीसीटीवी कैमरे से करवाई जाए। इसके साथ साथ पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करवाई जाए, जिसको लेकर फिलहाल कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी थी, जिस पर आज जो है पुलिस गिरधारी के मामले को लेकर जो आख्या है वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है, 2 गोलियां गिरधारी को लगी थी, इस बात की पुष्टि भी हो गई है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके साथ साथ जो वीडियोग्राफी हुई थी उसकी पूरी डिटेल जो है वो पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। विशाल, अब आगे की यहाँ से कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि दरअसल गिरधारी ने भागने की कोशिश की, फायरिंग उसकी ओर से की गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली उसे लगी, इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है और इसी रिपोर्ट को वहां पर पुलिस पेश भी करेगी। लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया इसको लेकर अब यहाँ से किस ओर जाती हुई नजर आती है? देखिए, चूंकि गिरधारी इनकाउंटर को लेकर पुलिस ने जो अपनी दलील दी है कोर्ट में, चूंकि कल ही जब इस तरह का आदेश दिया था कोर्ट की तरफ से, तो पुलिस ने ये बताया था कि डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और चूंकि एक ये प्रक्रिया है कि किसी भी इनकाउंटर की जो जांच होती है वो मजिस्ट्रियल होती है, तो ऐसे में कोर्ट में पुलिस ये अपना तर्क रख सकती है कि मजिस्ट्रियल जाँच होगी। अपने तमाम जो तर्क है उनको बताएगी कि कैसे गिरधारी जो है रिमांड के वक्त जब उसको असलाह बरामद कराने के लिए ले जाया गया था स्पॉट पर, तब उसने भागने की कोशिश की थी, उसने पुलिस वालों को घायल किया था। इस तरह की जो दलीलें हैं वो कोर्ट में दे देगी और अपनी आख्या जो है पूरी तरह से प्रस्तुत करेगी। ठीक है विशाल, बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक और अहम जानकारी है, जरा वो अपने दर्शकों को बता देती हूँ, फिर विशाल मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार आज सुहेलदेव जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है। आज बसंत पंचमी पर यूपी सरकार महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही साथ आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, तो महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली चित्तौरा में सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे। बहराइच जिले के चारों दिशाओं में महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्वागत द्वार भी बनाए जाएंगे। स्मारक पर एक संग्रहालय, धर्मशाला, वीवीआईपी गेस्ट हाउस के साथ महाराजा सुहेलदेव की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। माना यह जा रहा है कि बीजेपी से अलग होने वाली ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बीजेपी इसके जरिए जवाब देने की तैयारी यहां पर कर रही है। शौर्य की वीर गाथा महाराजा सुहेलदेव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अपने आप में उनके शौर्य की कहानी, वीर गाथा जिसको कभी कोई नहीं भुला सकता। बहराइच में चित्तौरा झील के तट पर युद्ध हुआ। 11वीं शताब्दी में उन्होंने यहाँ पर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और आज प्रधानमंत्री की ओर से ये तोहफा चित्तौरा झील के पास हुए निर्माण कार्यों का वो लोकार्पण करने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव के एक घोड़े पर सवार प्रतिमा की भी स्थापना यहाँ पर होगी। झील के आसपास पर्यटक सुविधाओं का निर्माण होगा यहाँ पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो आज का दिन बहराइच के लिए बेहद खास। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आज के दिन महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण होना है। ये कार्यक्रम है। बहराइच को प्रधानमंत्री का ये तोहफा, हालांकि इसे पॉलिटिकली रूप में भी देखा जा रहा है और ये अब यहां से बात कही जा रही है कि सुभाषपा को एक मैसेज देने की भी कोशिश यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के एसजीपीजीआई दवा घोटाला मामले में 18 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। कर्मचारियों को तैनात करने वाली कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया। जानकारी ये है कि एसजीपीजीआई में पोस्ट डिपॉजिट अकाउंट वाले मरीजों के खाते से करीब 55 लाख की दवा डॉक्टर के जाली साइन और मुहर से निकाल ली गई थी। इस पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
एसजीपीजीआई का ये दवा घोटाला, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे थे। हालांकि जांच हुई, अब आगे बढ़ रही है और अब ये अहम जानकारी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। 18 संविदा कर्मियों की सेवा इसमें समाप्त कर दी गई है। विशाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। विशाल, क्योंकि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और सवाल एक ये भी था कि कितने अन्य लोग होंगे जो कि इस पूरे घोटाले में शामिल होंगे। अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है, संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल पीजीआई में दवा घोटाले मामले को लेकर कुल 18 संविदा कर्मियों की जो सेवा है वो समाप्त कर दी गई है। जो पैनल बनाया गया था उस पैनल ने ये डिसीजन लिया है। पीजीआई में 50 लाख के आसपास की जो दवाइयाँ थीं वो गायब हो गई थीं और इसमें बाकायदा फर्जी हस्ताक्षर जो है उनका प्रयोग किया गया था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस हालांकि एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती हुई दिखाई पड़ी थी। ऐसे में पीजीआई ने एक समिति बनाई। समिति ने ये डिसाइड किया कि इन 18 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और इन 18 ही संविदा कर्मियों की जो सेवाएं हैं वो फिलहाल खत्म कर दी हैं। इस पूरे मामले में कुल 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी और 10 की भूमिका संदिग्ध थी। तो पीजीआई ने फिलहाल इन 18 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हुए विभागीय इन सभी की जो सेवाएं हैं वो फिलहाल समाप्त कर दी। जी, और अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा विशाल कि जब जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो और क्या कुछ अहम बिंदु इसमें सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका दोनों ही खबरों पर विस्तृत रूप से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर आपको ये बताया कि यूपी के आजमगढ़ में बीएसपी नेता कलामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कलामुद्दीन निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रत्याशी भी रह चुके थे। जानकारी के अनुसार बीएसपी नेता कलामुद्दीन पर अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब वो कार से अपने घर जा रहे थे। गाँव के पास ही नहर पटरी पर घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। कलामुद्दीन को वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कलामुद्दीन की अपनी एक ट्रैक्टर एजेंसी भी है। पुलिस के अनुसार कलामुद्दीन की हत्या पुरानी रंजिश में की गई। इस हत्याकांड में 6 लोगों को नामजद किया गया। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। श्री कलामुद्दीन स्वयं भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे और उनके ऊपर पूर्व में 2 हत्या के केस दर्ज थे। गैंगस्टर एक्ट भी उन पर लगा हुआ था और भी कुछ मुकदमे उन पर दर्ज थे। उनकी पुरानी रंजिश जो कि सन 84 से चल रही थी, गांव के कुछ व्यक्तियों से चल रही थी और इस संबंध में 6 लोगों के खिलाफ गाँव के, जो कि गाँव के रहने वाले हैं, नामजद केस दर्ज कराया गया है। मेरे द्वारा 4 टीमें गठित की गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्दी ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े कैनरा बैंक से 7 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। बैंक में लूट के सनसनीखेज वारदात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार तीनों बदमाश एक ही बाइक पर सवार थे। हथियारबंद बदमाशों ने थाना इरादत नगर के खेड़िया स्थित कैनरा बैंक में कई राउंड फायरिंग भी की। घटना के बाद आईजी और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार तीनों बदमाश धौलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन भी कर दिया गया। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जानकारी ये है कि पुलिस को बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पे हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया। बैंक कर्मियों से हमारी बात हो गई है। गंभीर घटना है, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। काफ़ी अच्छे हमें सुराग मिल चुके हैं, हमारी टीमें सक्रिय हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र इस घटना का हम लोग सफल अनावरण कर लेंगे। तो वहीं नोएडा पुलिस ने साइबर सेल में तैनात 2 पुलिस वालों को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी फरार हैं। आरोप यह है कि ये सभी पुलिस वाले 10 फरवरी को सेक्टर 65 में एक कंपनी में गए और कंपनी के 3 लोगों को अपने साथ ले गए। उनको छोड़ने के एवज में 7 लाख रुपए मांगे गए, मगर सौदा 5 लाख में तय हुआ। 2 लाख एडवांस देकर तीनों को उसी दिन छुड़ा लिया गया। बाकी की रकम के लिए पुलिस वालों ने दबाव बनाया तो पीड़ितों ने 12/22 की पुलिस चौकी में शिकायत की और पैसे देने के बहाने उन पुलिस वालों को बुला लिया। कांस्टेबल नितिन चौधरी और सोनू जैसे ही वहां पर पहुंचे, नोएडा की फेज 3 पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार और रंगदारी अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।